आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर का दूसरा नाम एसिड बेस इक्विलिब्रियम भी होता है और इस चैप्टर में आप बेसिकली देखोगे कि हम लोग एसिड बेस को ही ज्यादा डील कर रहे होंगे। हालांकि उसके अलावा हम बहुत और सारे चीजों का भी स्टडी करेंगे, लेकिन एसिड बेस हम 70% ऑफ द टाइम्स एसिड बेस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसलिए इसका नाम एसिड बेस इक्विलिब्रियम भी है। ये चैप्टर जो है फिजिकल केमिस्ट्री के अदर चैप्टर से अलग है। ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है। ये चैप्टर जो है आपको न्यूमेरिकल बेस्ड है, कंसेप्ट बहुत कम है। कंसेप्ट बेसिकली आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के ही कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करना है और कुछ नया चीज हम लोग डेफिनेटली पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ करके उसका तुरंत क्या होगा, प्रॉब्लम में एप्लीकेशन होगा, न्यूमेरिकल में उसका यूज करना होगा। तो ये चैप्टर जो एक न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल को बनाने का एक डिफरेंट स्टेप होता है। अगर आप उस स्टेप को फॉलो कीजिएगा तब आप आसानी से केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम को समझ पाइएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम को आसानी से समझ पाइएगा। अगर आप उस स्टेप को फॉलो नहीं करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम आपके लिए एक बहुत लेंथी चैप्टर होगा, आपको दिक्कत महसूस होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दिक्कत महसूस करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ। इसका मेजर कारण है कि लोगों को स्टेप ही नहीं पता होता है कि क्या स्टेप होता है केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कैसे आपको प्रोसीड करना है इन एनी प्रॉब्लम ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम और क्या आपको सोचना है, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या होना चाहिए न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, ये हम आपको बताएंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को आप देखोगे कि जैसे जैसे अगर हम बता रहे हैं वैसे अगर आप फॉलो करते हो तो ये चैप्टर बहुत आसान होगा और बहुत रेयर ऐसा है कि लोग पढ़ते हैं इस तरीके से, जिसके कारण से आयनिक इक्विलिब्रियम लोगों को टफ लगता है। ठीक है, तो जैसे कि हम शुरू में ही बताया आपको कि इसको हम लोग एसिड बेस इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि इसमें एसिड बेस का स्टडी बहुत डिटेल में करना होता है। एसिड बेस इक्विलिब्रियम को ही सॉल्व करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और इसलिए सबसे पहला काम होगा आपको एसिड बेस जानना। एसिड बेस सॉल्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अगर आप एसिड बेस नहीं समझते हो तो आपको दिक्कत होगा। और एसिड बेस हमने आपको मोल 2 में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बताया था इन फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको कि आपको रिवाइज करना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप मोल 2 में टाइप्स ऑफ रिएक्शन में जो एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर है उसको आप रिवाइज कर लोगे, तब जाकर के ये चैप्टर आपको समझ में ज्यादा आसानी से आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग एक टर्म यूज करते हैं। हम एसिड बेस का बेसिक आपको नहीं दे रहे हैं अभी, बिकॉज हम लोग पहले उसको पढ़ चुके हैं। तो हम लोग एक टर्म इलेक्ट्रोलाइट से शुरुआत करते हैं समझना। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस है, जनरली लिक्विड फेज में बात किया जाता है, जो कि जिसका लिक्विड फेज होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट करेगा जब वो आयोनाइज्ड स्टेट में होगा, आयनिक फॉर्म में होगा। कहने का मतलब है आप इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन कर सकते हो एक ऐसा केमिकल स्पेसिस जिसको सॉल्वेंट में ऐड करने पर, जनरली हम लोग सॉल्वेंट वाटर लेंगे, तो वाटर में ऐड करने पर वो आयंस में डिसोसिएट हो जाए, और जब आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो एनी सब्सटेंस which on dissolution in water have tendency to get dissociated into its ions is called electrolyte। तो definition यही है कि any substance which dissociates into its ions when dissolved in water, या in a solvent, कोई जरूरी नहीं वाटर, लेकिन जनरली वाटर ही सॉल्वेंट यूज किया जाता है। dissolved in water is called electrolyte। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा डिसोसिएट कर रहा है या कितना कम डिसोसिएट कर रहा है, उसके आधार पे आप इलेक्ट्रोलाइट को 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन
the extent of dissociation, extent of आयोनाइजेशन हम लिख देते हैं डिसोसिएशन इनटू इट्स आयन को हम लोग आयोनाइजेशन ही कहेंगे. डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोलाइट आर क्लासिफाइड, electrolytes are classified in 3 parts. इलेक्ट्रोलाइट्स होगा 3 पार्ट्स में क्लासिफाई होगा. पहला है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसका हम लोग 100% आयोनाइजेशन कंसीडर करते हैं. मान लो अगर हम बोल रहे हैं कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है, हमने HCl कहा स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब जब एसिड को HCl को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 100% HCl जो होगा H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा. ठीक है. फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होगा 100% आयोनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन इज कंसीडर्ड, 100% आयोनाइजेशन इज कंसीडर्ड. इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग 100% आयोनाइजेशन कंसीडर करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल में इसका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड्स. अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ एग्जांपल लिखना चाहें तो आपके पास होगा HCl, HBr, HI. ये सभी चीजें हमने आपको एसिड बेस जो पहले पढ़ाया था उसमें बताया हुआ है. HNO3, HClO4, HBrO4, HiO4, ये सब क्या होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल होगा. ठीक है. स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे कि आप NaOH ले लो, KOH, CSOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी आप ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल हुआ. और उसके बाद सॉल्ट्स, सोलबल सॉल्ट्स, जो सोलबल सॉल्ट्स होता है जैसे NaCl ले लो आप, CH3COO Na ले लो आप, NH4Cl ले लो आप. मतलब कोई भी अगर आपके पास सोलबल सॉल्ट्स आप ले रहे हो, सोलबल सॉल्ट्स और इनसोलबल सॉल्ट, 2 तरह का सॉल्ट होता है. हम लोग आगे पढ़ेंगे इनसोलबल सॉल्ट के बारे में. जनरली जब तक आपको कुछ मेंशन ना किया जाए आप एक सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ही कंसीडर करते हो. जो सोलबल KClO3, KMnO4 ये सब जो होगा सोलबल सॉल्ट्स का एग्जांपल है. और ये बहुत सारा होगा सब में. ठीक है. तो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है. मतलब इन सभी चीजों को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 100% आयोनाइज हो जाएगा. यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिफिनेशन ही. उसके बाद फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट, फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन. उसी को हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन. For such electrolyte, equilibrium constant of dissociation reaction is क्या होगा greater than equal to 10 to the power 2, 10 to the power 2 से ज्यादा होगा. हमने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में 3 रेंज बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का. एक K इक्विलिब्रियम जब 10 पावर -2 से कम हो, एक K मतलब K इक्विलिब्रियम 10 पावर -2 से 10 पावर +2 के बीच क्या हो, और तीसरा आपने रेंज बताया था कि K इक्विलिब्रियम 10 पावर 2 से ज्यादा हो. तो अगर K इक्विलिब्रियम 10 पावर 2 से ज्यादा होगा तब आप मानोगे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. आपको कुछ याद भी रखना चाहिए कौन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. एज वेल एज अगर आपको K डेटा दिया हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का डेटा दिया हुआ है, तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होना चाहिए डिसोसिएशन रिएक्शन का वो 10 पावर 2 से ज्यादा होगा, तब आप उसको क्या कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहोगे. ठीक है. अब देखिए हम लोग अगला इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है.
दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, हम लोग नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन कंसीडर करेंगे। हम लोग ये मानेंगे कि इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो बहुत कम परसेंटेज आयोनाइजेशन होगा, बहुत कम आयोनाइजेशन होगा, लेस देन 1%। ये लेस देन 1% ही होता है, इसको माना जाता है। इवन लेस देन 1% मतलब 0.1, 0.2, 0.001% टाइप का होता है। तो इस केस में क्या होता है, नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन, नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं हम, लेस देन 1%, नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर। नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन होगा इस केस में, लेस देन 1% आयोनाइजेशन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जैसे अगर हम इसका कुछ एग्जांपल लिखें तो वीक एसिड्स, बहुत सारा वीक एसिड्स होगा। जो भी हमने आपको भी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए लिखाया था, उसके अलावा अधिकतर जो है सब वीक ही नेचर का होगा। HCN, HF, H2CO3, H2S, ठीक है, CH3COOH, HCOOH, ये सभी जो है वीक एसिड का एग्जांपल होगा, जो कि आप एसिड बेस सॉल्ट में आपको ये सभी चीजें बताया गया है। अगर हम वीक बेस का कुछ एग्जांपल लें तो वीक बेस का एग्जांपल में आप लिखोगे NH4OH, ठीक है, इवन आप लिख सकते हो CH3NH2, ये सब जो है आपका वीक बेस का एग्जांपल है। CH3 का होल टू NH, ठीक है, NH, ये सब जो होगा आपका वीक बेस का एग्जांपल होगा, ठीक है। अगर हम कुछ कहें वीक इलेक्ट्रोलाइट में इनसॉल्युबल सॉल्ट की बात करें तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स भी क्या होगा, बहुत कम डिसोसिएट करता आयन में। जैसे कि हम बिस्मथ सल्फाइड लिख दें, ठीक है, BSO4 लिख दें जो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स है, AgCl लिख दें, तो ये सब जो होगा बहुत कम आयोनाइज होगा इन वाटर। जब वाटर में इसको आप ऐड करोगे तो ये सभी सॉल्ट जो होगा बहुत कम आयोनाइज होता है, इसको इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कहा जाता है, ठीक है। फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन इज लेस देन इक्वल टू 10⁻⁻² होता है। इन सब के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁻² से कम होता है, ठीक है। तो आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ गए, रेंज 3 ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब 10⁻² से ज्यादा होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेंज 2 ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻² से कम होगा। और एक तीसरा इलेक्ट्रोलाइट होता है मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट तीसरा इलेक्ट्रोलाइट होगा। मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसका सिग्निफिकेंट आयोनाइजेशन होता है। सिग्निफिकेंट आयोनाइजेशन होता है मतलब 2%, 4%, 20%, 40%, 80%, इस तरह का आयोनाइजेशन होगा। मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको दे दिया जाएगा। जब भी आपको मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट पे सवाल पूछेगा तो आपको देगा कि इसका भाई 60% आयोनाइजेशन हो रहा है या 80% हो रहा है या 40% हो रहा है। आपको एग्जैक्टली देगा कि हाँ भाई इतना % आयोनाइजेशन हो रहा है, और इसलिए इसको पहचानने का आपको नीड नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको पहचानना होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको पहचानना होगा, लेकिन मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट आपको पहचानने का जरूरत नहीं है, बिकॉज जब भी मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट देगा तो ये मेंशन करेगा कि इसका इतना % आयोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है, या वो मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सिग्निफिकेंट आयोनाइजेशन अकर। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिग्निफिकेंट आयोनाइजेशन होता है, नेग्लिजिबल भी नहीं, 100% भी नहीं, सिग्निफिकेंट आयोनाइजेशन होता है, ठीक है। और फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट, ये बात भी गौर कीजिएगा, फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट जो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है बिलोंग टू 10⁻⁻² टू 10⁻², मतलब 10⁻⁻² से लेकर 10⁻² के बीच में क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सच इलेक्ट्रोलाइट बिलोंग करता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह का इलेक्ट्रोलाइट होता है, स्ट्रॉन्ग, वीक और मॉडरेट।
तीनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, आप इसको अगर हम प्लॉट करें 0, 10⁻², 10⁻², तो इसका जो इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम अगर किसी का 10⁻² से ज्यादा है तो इसको आप कहोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, ठीक है। अगर के इक्विलिब्रियम इस रेंज में 10⁻² से लेकर के के इक्विलिब्रियम का रेंज जो है 10⁻² तक है, तो आप इसको बोलोगे मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट। और अगर आपका के इक्विलिब्रियम लेस देन है 10⁻² से, तब आप इसको बोलोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का डिवीजन है जो कि हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के आधार पे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो होगा, इस केस में क्या होगा, जब इससे कम हो तो नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन मानते हैं, नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन मानते हैं। अगर इससे ज्यादा हो तो इसलिए 100% आयोनाइजेशन मानते हैं। इस रीजन में 100% आयोनाइजेशन अकर, और अगर इस रीजन में है तो सिग्निफिकेंट आयोनाइजेशन अकर, मतलब 100% भी नहीं, नेग्लिजिबल भी नहीं, सिग्निफिकेंट आयोनाइजेशन अकर। इस केस में जो होगा सिग्निफिकेंट आयोनाइजेशन होगा, ना ही 100% और ना ही नेग्लिजिबल। तो गौर करना है कि सबसे पहला काम आयनिक प्रक्रिया में आपका यही होता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट को पहचानना होता है। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं पहचान पाए कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है कि मॉडरेट है, तो सवाल बनाने का चांस बहुत कम होगा। तो इसलिए सबसे पहला काम यही करना है आपको कि इलेक्ट्रोलाइट को पहचानना है, ठीक है। और वो आपको के इक्विलिब्रियम डेटा से पता चलेगा। के इक्विलिब्रियम अगर किसी का 10⁻² से कम है वीक इलेक्ट्रोलाइट, 10⁻² से ज्यादा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और अगर 10⁻² से +2 के बीच में है तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोलाइट को समझ गए होंगे। अब देखिए हम लोग बारी बारी से एसिड का डिसोसिएशन, बेस का डिसोसिएशन पढ़ना शुरू करते हैं कि एसिड और बेस का डिसोसिएशन लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिसोसिएशन ऑफ एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। डिसोसिएशन ऑफ एसिड पढ़ रहे हैं। इफ HA इज ए मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड को हम लोग ले रहे हैं, तो इसका डिसोसिएशन रिएक्शन होगा H+ और A- में टूटेगा। इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग K लिखते हैं और A- डिवाइड बाई HA कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसको हम लोग कहेंगे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो क्या होता है, कुछ नहीं बल्कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ एसिड है। बहुत सिंपल है, मुझे लगता है इसमें किसी को दिक्कत होगा। डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ एसिड है, ठीक है। यही एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट K कहलाएगा। सेम तरीके से अगर हम इस तरफ डिसोसिएशन ऑफ बेस भी लिखते हैं, साथ साथ लिखते हैं आपको ताकि समझ में सिंपल तरीके से आता चला जाए। डिसोसिएशन ऑफ बेस की बात अगर हम करें इधर, तो अगर हम क्या करते हैं, BOH इज ए मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक अगर हम बेस लेते हैं इसको, तो आप BOH को ब्रेक करोगे किस तरह से, B+ और OH- में, और जब B+ OH- में आप ब्रेक करोगे तो आपका K भी वैल्यू होगा B+ OH- डिवाइडेड बाई BOH, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। जो बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है डिसोसिएशन रिएक्शन का, उसी को हम लोग क्या करते हैं, KB से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ बेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ बेस, ठीक है। अगर बात रही, अगर हम जैसे हमने लिया है अभी तक मोनो बेसिक एसिड
और मोनोएसिडिक बेस। अगर हम क्या करते हैं, इफ H2E, एक आर्बिट्ररी हमने E ले लिया, इज डाई बेसिक एसिड। अगर हम डाई बेसिक एसिड लेते हैं तो हम लोग सक्सेसिव डिसोसिएशन कैसे करेंगे, H2E पहले टूटेगा H प्लस और He माइनस में, और इसका K1 इसको डिफाइन करेंगे, K1 विल बी इक्वल टू H प्लस He माइनस और डिवाइडेड बाई H2E। अगर हम फिर क्या करें, He माइनस को अगर हम फिर ब्रेक करें तो H प्लस प्लस E2 माइनस आएगा, और इसका K2 डिफाइन होगा H प्लस E2 माइनस डिवाइड बाई He माइनस। तो इस तरह से आप K1 और K2 डिफाइन कर सकते हो फॉर डाइबेसिक एसिड। ठीक है, डाइबेसिक एसिड के लिए आप K1 K2 डिफाइन कर सकते हो। अगर ट्राइबेसिक एसिड रहेगा तो इसी तरह से हम K1 K2 K3 डिफाइन करेंगे। ठीक है, सेम तरीके से यहां पे अगर हम बात करें, इफ बेस की बात कर रहे हैं हम, इधर हम बेस ले रहे हैं, इधर हम एसिड ले रहे हैं। ठीक है, इफ COH का होल 2 इज ए डाइबेसिक एसिड, अगर हम डाइबेसिक एसिड ले लेते हैं, सॉरी डाइएसिडिक बेस ले रहे हैं, डाइएसिडिक बेस लेते हैं, तो COH का होल 2 को हम ब्रेक करेंगे किस तरह से, COH का होल 2 को हम ब्रेक करेंगे सबसे पहले C प्लस COH प्लस और प्लस OH माइनस, इसका KB1 इसको कहलाएगा COH प्लस OH माइनस का इक्विलिब्रियम, OH मास कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको लेना होगा COH का होल 2, और फिर COH प्लस पे अगर आप क्या करते हो, डिसोसिएशन करते हो, फिर इसका C2 प्लस प्लस OH माइनस, जैसा कि इसका KB2 क्या हो जाएगा, C2 प्लस OH माइनस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड बाय COH प्लस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो KB1 KB2 आप निकाल सकते हो इस तरह से, जिस तरह से हमने एसिड के लिए किया उसी तरह से हमने बेस के लिए किया। तो सक्सेसिव, इन सभी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, एक बात जो गौर करने लायक है कि सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा क्या होता है, घटता है। जब भी क्या होगा, K1 ज्यादा होगा K2 से, और ये ज्यादा होगा K3 से, एंड सो ऑन। मतलब सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा घटता है, बिकॉज जैसे जैसे आप H प्लस निकाल रहे हो, जब आपने इससे एक H प्लस निकाला तो इस पे एक माइनस डेवलप हुआ, 1 माइनस डेवलप हुआ। अब माइनस से फिर H प्लस बाहर निकालना आपको टफ होगा, माइनस से प्लस अगर आपको बाहर निकालना है तो आपको टफ होगा। चाहे यहां पे इस तरह से हम बोल रहे हैं कि आपको H प्लस निकालना है, जैसे जैसे आप H प्लस निकाल रहे हो वैसे वैसे माइनस चार्ज डेवलप कर रहा है, और माइनस चार्ज डेवलप करने के कारण आपको H प्लस फर्दर निकालना मुश्किल होगा। उसी तरह से यहां पे आपको OH माइनस निकालना है, जैसे जैसे आप OH माइनस निकाल रहे हो आपको प्लस डेवलप कर रहा है, और प्लस डेवलप कर रहा है तो इससे फिर उससे OH माइनस बाहर निकालना मुश्किल होगा। तो ये चीज नोट में करने लायक है कि सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है हमेशा घटता है। K1 से कम होगा K2, K2 से कम होगा K3 एंड सो ऑन, बिकॉज जैसे जैसे आप H प्लस एक्सट्रैक्ट करते हो माइनस चार्ज डेवलप करता है, जिससे कि फर्दर H प्लस निकालना मुश्किल होगा। सेम तरीके से बेस के लिए जैसे जैसे आप OH माइनस बाहर निकालते हो प्लस चार्ज डेवलप करता है, और फिर प्लस से माइनस बाहर निकालना टफ होता चला जाएगा। तो नोट में करके हम इस बात को लिखते हैं कि सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट decreases because of development of opposite charge सक्सेसिव डिसोसिएशन कांस्टेंट डिक्रीज करता है बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अपोजिट चार्ज ऑन द रिमेंडर स्पेसेस।
ऑन द रिमेंडर स्पेसिस, हम सिंपली इसी तरह से लिखते हैं जो बचा हुआ स्पेसिस है उस पे अपोजिट चार्ज डेवलप करता है, फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन ऑफ H+ और OH- becomes difficult। जो भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे, अगर आप प्लस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस डेवलप करेगा, माइनस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो प्लस डेवलप करेगा, और जब आपका अपोजिट चार्ज डेवलप कर रहा है तो उससे चार्ज को निकालना, अपोजिट चार्ज को निकालना मुश्किल होगा। माइनस से प्लस को निकालना, माइनस प्लस को बाउंड रखेगा, वो निकलने नहीं देगा, इसलिए मुश्किल होगा ये। ठीक है, तो ये चीजें हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, और हमने एसिड और बेस के बारे में बताया। हम लिखते हैं, क्वेश्चन आपको दे रहा है कि राइट द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फॉलोइंग एसिड एंड बेस, फॉर फॉलोइंग एसिड एंड बेस। एसिड और बेस दिया हुआ है कुछ, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है आपको। पहला है HCl, दूसरा है HOCl, तीसरा है आपका BaOH का होल 2, चौथा है आपका, चौथा आप लिख सकते हो कि AlH2O का होल 6 3+। ये इन चारों का हम आपको के भी लिखना सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका काम यही होगा कि आप पहचानोगे कि कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और कौन बेस की तरह बिहेव कर रहा है, कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा और कौन बेस की तरह बिहेव करेगा। तो जैसा कि आप सबसे पहले देख लो, ये एक एसिड है, HCl क्या है, एसिड है, HCl इज एन एसिड। तो HCl जब एसिड है तो HCl टूटेगा किस तरह से, H+ और Cl- में। तो अगर हम इसका K लिखना चाहें तो आपको आसानी से आ जाएगा H+ Cl- डिवाइड बाय HCl का कंसंट्रेशन, यही कहलाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ HCl। तो पहला हमने बनाया। बात अगर हम दूसरा ही करें HOCl, तो HOCl क्या है, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको। HOCl एक एसिड है जो H+ और OCl- में टूटेगा। HOCl is an acid in aqueous medium। एक्वस मीडियम में क्या होगा, ये H+ और एक्वस मीडियम में ये H+ और Cl- में ब्रेक करेगा, और अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपके पास हो जाएगा K विल बी इक्वल टू H+ Cl- डिवाइड बाई HOCl। ठीक है, तो आपका K वैल्यू जो होगा H+ Cl- डिवाइड बाय HOCl होगा। बात अगर हम थर्ड ही करते हैं, इसको मिटा ही के लिख रहे हैं, आगे दो का लिख दिया हमने, बाकी दो करते हैं, थर्ड का करते हैं। तो BaOH का होल 2 क्या है, एक बेस है, ऑब्वियस सी बात है, एक बेस है, इज ए बेस। और इसलिए अगर आप तोड़ते हो इसको तो आप सक्सेसिव तोड़ करके या डायरेक्ट भी तोड़ सकते हो, Ba2+ और 2H-, जिसको कि अगर आप ब्रेक करोगे तो आपके पास आएगा Kb वैल्यू विल बी इक्वल टू Ba2+ कंसंट्रेशन OH- का कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय BaOH का होल 2, जस्ट लाइक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखते हैं, वही तरह से K और Kb लिखना है। अगर हम बात करें AlH2O का होल 6 3+, यहां पर आपको पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि ये क्या है। हम बता दें ये एक एसिड है। कोई भी एक हाइड्रेटेड मेटल साल्ट विथ हायर पॉजिटिव चार्ज, Al3+, Fe3+, Cr3+ और हायर चार्ज Cr4+, Cr6+, कोई भी मेटल कैटायन विथ हायर पॉजिटिव चार्ज इन हाइड्रेटेड स्टेट एक्ट एज वीक एसिड। ठीक है, हाइड्रेटेड मेटल कैटायन, ये एन एसिड है, एसिड है ये। तो हाइड्रेटेड मेटल कैटायन हम यहां बता दें आपको, विथ हायर पॉजिटिव चार्ज, विथ हायर पॉजिटिव चार्ज एक्ट एज एसिड। ठीक है, जैसे कि हाइड्रेटेड आप बात करो, हाइड्रेटेड आपके पास Fe3+ हो,
Cr3 प्लस हो, Al3 प्लस हो, ठीक है, Cr6 प्लस हो, ये सब क्या होगा आपको एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो अगर एसिड की तरह बिहेव करेगा तो हम AlH2O का होल 6 को हम लिखते हैं, AlH2O का होल 6 का डिसोसिएशन लिखते हैं। तो आप देखोगे इसका डिसोसिएशन होगा इस तरह से, AlH2O का होल 5, OH पे 2 प्लस और एक H प्लस बाहर निकलेगा। अगर हम इसका K लिखना चाहें तो हो जाएगा AlH2O का होल 5, OH पे 2 प्लस और फिर H प्लस डिवाइड बाई AlH2O का होल 6 पे 3 प्लस। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ K फॉर दैट स्पेसिस AlH2O का होल 6 पे। अब सवाल ये उठता है कि हमने ऐसा कैसे ब्रेक किया, हम इस तरह से कैसे ब्रेक किया। देखिए गौर कीजिएगा, हमारे पास है Al3 प्लस, हम इसको पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं, Al3 प्लस है और इससे जो है 6 वाटर जुड़ा हुआ है इस तरह से, 6 वाटर जो है इससे जुड़ा हुआ है इस तरह से। छह वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से आपको जुड़ा हुआ है यहां से। अब देखिए चूंकि एल्युमिनियम पे चार्ज बहुत ज्यादा है, एल्युमिनियम पे आप देख सकते हो 3 प्लस चार्ज है और जिसको कि ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस क्या कर रहा होगा, बाउंड किए होगा अपने आप से, ऑक्सीजन का डेल्टा माइनस जुड़ा होगा। अब चूंकि इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है एल्युमिनियम को, तो क्या करेगा वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा किसी से। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे अगर हम माइनस कर दें, अगर हम ऑक्सीजन पे माइनस कर दें तो माइनस प्लस क्या होगा, आपस में एक दूसरे के वैलेंसी को, ऑक्सीजन का माइनस एल्युमिनियम के 3 प्लस के वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। इस बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो आप देखोगे ये क्या होगा, OH माइनस बन जाएगा और अल्टीमेटली आपको सिचुएशन हो जाएगा 5 वाटर तो ऐसे ही रहा जैसे पहले था, लेकिन एक वाटर जो हो गया वो टूट गया है OH माइनस और H प्लस, और OH माइनस हुआ 1 माइनस और 3 प्लस, तो अल्टीमेटली नेट चार्ज कितना हुआ 2 प्लस और 1 H प्लस। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस हो कि चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, सेंट्रल मेटल पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, हाइड्रेटेड स्टेट में अगर वो मेटल एटम हो, तो क्या करेगा, जो बगल वाला वाटर है जिससे कि वो जुड़ा हुआ है मेटल एटम, मेटल कैटायन, वो क्या करेगा, बगल वाला वाटर में OH बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन में माइनस आ जाएगा और माइनस प्लस करके और एल्युमिनियम पे जो होगा उसका, एल्युमिनियम पे चार्ज को घटाएगा। एल्युमिनियम पे जो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, 3 प्लस चार्ज डेंसिटी ज्यादा कर रहा होगा, उसको कम करने का प्रयास करेगा और इसलिए इस तरह से डिसोसिएशन होता है फॉर एनी हाइड्रेटेड मेटल कैटायन विद हायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप लोग एसिड और बेस का डिसोसिएशन लिखना समझ गए होंगे। अब हम लोग लिखते हैं, देखिए हम लोग एसिड बेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको एसिड का स्ट्रेंथ देखना है तो फिर वही जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अगर K वैल्यू 10⁻² से ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, K वैल्यू 10⁻⁻² से कम है तो वीक एसिड, और अगर K वैल्यू 10⁻² और 10⁻² के बीच में है तो क्या होगा, मॉडरेट एसिड। सेम तरीके से बेस के लिए होगा, किसी के लिए भी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लो आप, एसिड लो, बेस लो, सॉल्ट लो, सबका जो नेचर है स्ट्रॉन्ग, वीक या मॉडरेट, वो उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के वैल्यू से डिटरमाइन होता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो रेंज होगा उसी से डिटरमाइन होगा कि इलेक्ट्रोलाइट वीक है कि स्ट्रॉन्ग है कि मॉडरेट। अब हम लोग एक शब्द पढ़ रहे हैं, एम्फोट्रिक सब्सटेंस। जैसा कि आपको पता होगा, एम्फोट्रिक सब्सटेंस ऐसा स्पीशीज होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। A substance which behaves as both acid and base, is called amphoteric substance। इसके बारे में हमने डिटेल में आपको बताया हुआ है एसिड बेस में, इसलिए हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। इसका हम एग्जांपल लिखते हैं कुछ बस, H2O, HS- वगैरह ये सब
ज्यादा हम एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, एम्फोट्रिक मेटल भी वहां पे बताया गया है आपको, ठीक है। तो ये है, ये देखिए एसिड बेस एम्फोट्रिक, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, बेसिक स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, कैसे आप डिटरमाइन करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये सभी कुछ हमने आपको एसिड बेस सॉल्ट जो कि हम लोग मोल 1 में पढ़े थे, मोल 2 में पढ़े थे, मोल 1 के जस्ट बाद मोल 2 जब हमने शुरू किया था तो सबसे पहले हमने आपको एसिड बेस सॉल्ट ही आपको पढ़ाया था, तो वहां पे सारा कुछ बताया हुआ है। यहां पे जो उसका यूज है वो कर रहे हैं। अगर आप, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा आयनिक प्रीलियम पढ़ने से पहले आपको जो पढ़ाया गया एसिड बेस सॉल्ट, उस वीडियो लेक्चर्स को आपको रिवीजन कर लेना होगा। अगर आप रिवीजन करिएगा तो ये वाला पोर्शन आपको आसान रहेगा। वैसे मैं यही मान के चल रहा हूं कि आप वो पोर्शन रिवीजन किए हुए हो, इसलिए हम बस जो भी वहां पे पढ़ाया गया उसको हम बस ब्रीफ कर रहे हैं, उसको बस हम थोड़ा सा बता रहे हैं, पूरा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखोगे वाटर जो है एम्फोट्रिक सब्सटेंस है, तो वाटर के ही केस को लेने के लिए हम लोग एम्फोट्रिक पढ़ रहे थे, तो हम लोग डिसोसिएशन ऑफ वाटर कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर आप वाटर को कंसीडर करोगे डिसोसिएशन, तो वाटर टूटेगा इस तरह से H प्लस और OH माइनस, H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस, ठीक है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका लिखोगे K डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अगर वाटर लिखा जाए तो आप लिखोगे H प्लस OH माइनस और डिवाइड बाय वाटर। देखिए गौर कीजिएगा, यहां वाटर लेना होगा बिकॉज हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहे हैं, जस्ट लाइक एसिड का जैसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, वाटर को हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन लिखा, तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। वाटर का भी कंसंट्रेशन लेना होगा। हाउएवर, गौर करने वाला बात यह है कि हाउएवर वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, इन एक्सेस अमाउंट, वाटर जो है एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड हेंस its concentration is almost, its concentration is constant, its concentration जो होगा कांस्टेंट होगा। और वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का मोलरिटी आप लोग जानते होंगे 55.56 m होता है, वाटर का मोलरिटी 55.56 होता है। हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ चुके हैं, कैसे, क्योंकि वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। इसी कंसेप्ट को यूज करके आप वाटर का मोलरिटी 55.56 कैलकुलेट कर सकते हो। आप 1 लीटर वाटर कंसीडर करो, 1 लीटर में आपके पास वेट हो जाएगा वाटर का 1000 ग्राम, चूंकि डेंसिटी आपका 1000 ग्राम पर लीटर होगा। 1 ग्राम पर मिलीलीटर मतलब लीटर में 1000 ग्राम पर मिलीलीटर, तो 1 लीटर वाटर में वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 1000 ग्राम। इसलिए नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना होगा 1 लीटर में, 1000 डिवाइड बाय 18, दैट विल इक्वल टू 55.56। तो हम लोग ये कर चुके हैं। तो अगर हम इसको यूज करें तो K डिसोसिएशन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू H प्लस OH माइनस डिवाइड बाय 55.56। तो चूंकि ये कांस्टेंट है तो हम 55.56 को इधर गुना कर देते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर में, और हमारे पास हो जाएगा H प्लस इंटू OH माइनस। इसी को हम लोग एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw डिफाइन करते हैं, जिसको कहा जाता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसको हम लोग कहेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जैसा कि आपको अगर कभी पूछा जाए कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर निकालिए, तो आप देख सकते हो कि आयनिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 55.56 मोलिडिटी ऑफ वाटर जो होगा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर देगा, ठीक है। जनरली हम लोग Kw ही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज करता है यहाँ पे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर से कैसे अलग है। थोड़ा सा अलग है, गौर ये करना, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करेंगे वाटर का, इसका मतलब उसको एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह हम बात करेंगे। जैसे एसिड बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते थे उसी तरह से इसका लिखेंगे, लेकिन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो होगा H प्लस और OH माइनस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ सॉल्यूशन से।
मान लिया हम एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, आपको कोई भी रिएक्शन हमने दिया, ए बी टूट के ए प्लस बी माइनस जो भी टूटा, और इसका के इक्विलिब्रियम कुछ है, इसमें हमने a प्लस डाला, इसमें हमने ए बी निकाला, इसमें हमने b प्लस डाला, b माइनस डाला, इसमें हमने c डाल दिया, इसमें हमने d डाल दिया। कुछ भी आप करोगे k इक्विलिब्रियम क्या होगा, इससे इंडिपेंडेंट होगा। k इक्विलिब्रियम जो होगा कांस्टेंट होगा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने के कारण ही चेंज कर सकता है, बाकी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज कर दे। सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने के कारण ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज करता है, बाकी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करेगा। तो चूंकि वाटर में हमने देखा कि इन वाटर आप देख रहे हो कि आपके पास H प्लस और OH माइनस के प्रोडक्ट को KW लिख रहे हो, ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस KW का वैल्यू जो होता है 1.0 × 10⁻14 होता है, ठीक है। अब देखो, सिंस K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सॉल्यूशन से इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी सॉल्यूशन हो, अगर आप कोई भी सॉल्यूशन हो गया, आपको H प्लस OH माइनस का प्रोडक्ट KW के ही बराबर होगा। ऐसा नहीं किसी में KW के बराबर होगा, किसी में किसी और के बराबर होगा, बशर्ते कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए। टेम्परेचर सेम रहेगा तो हमेशा क्या होगा, सेम ही रहेगा वैल्यू, KW का भी वैल्यू फिक्स हो जाएगा। तो सिंस K इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम सॉल्यूशन, सो इन एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में, इन एनी सॉल्यूशन क्या होता है, H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट जो होगा वो KW के बराबर ही होगा। कोई भी सॉल्यूशन आप ले लो, KW के बराबर ही होगा H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट। अब देखिए तो हेंस नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड, नेचर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड by relative amount of H plus and OH minus, H plus concentration and OH minus concentration। किसी भी सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग H प्लस और OH माइनस के कंसेंट्रेशन को कंपेयर करा करेंगे। अब देखिए कैसे करा करेंगे। देखिए, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक अगर सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन अगर एसिडिक है आपका, इसका मतलब है कि H प्लस जो होगा उसमें ज्यादा होगा OH माइनस से, और H प्लस ज्यादा OH माइनस से, तो आप दोनों तरफ अगर H प्लस से गुना कर देते हो तो आपका क्या होगा, ये जो होगा आपका वैल्यू होगा H प्लस स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा H प्लस OH माइनस से। तो जैसा आप देख रहे हो कि H प्लस स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन हो जाएगा KW, मतलब H प्लस जो होगा अंडर रूट KW से ज्यादा होगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए ये होता है कि H प्लस जो होगा अंडर रूट KW से ज्यादा होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस। आप जानते हो कि KW का वैल्यू 1 × 10⁻14 होता है, इसलिए H प्लस का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 × 10⁻7 से ज्यादा होगा, ठीक है। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात करें, तो आप देखोगे कि आपके पास H प्लस कंसेंट्रेशन से ज्यादा हो जाना चाहिए अब OH माइनस कंसेंट्रेशन। इसका मतलब आप H प्लस अगर गुना करते हो दोनों साइड, मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड, तो आपका H प्लस कंसेंट्रेशन का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, लेस देन आएगा KW, मतलब H प्लस जो होना चाहिए वो लेस देन आना चाहिए अंडर रूट KW से। मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस, चूंकि आप जानते हो कि KW का वैल्यू 1.0 × 10⁻14 है, आपका जो H प्लस होना चाहिए वो लेस देन आना चाहिए 1 × 10⁻7m से, ठीक है। और अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, और न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है,
H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर होता है, तो इसलिए H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर विल बी इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस कंसंट्रेशन। अब जब H प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास KW आ गया, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू अंडर रूट KW। फिर वही एट 25 डिग्री सेल्सियस आप जानते हो कि KW का वैल्यू 1 × 10⁻14 होता है, इसलिए H प्लस का वैल्यू क्या होगा यहां पर न्यूट्रल केस में 1 × 10⁻7 m होगा। ठीक है, तो यही कंडीशन है, जब भी कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें H प्लस कंसंट्रेशन अंडर रूट KW से ज्यादा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा तो H प्लस कंसंट्रेशन अंडर रूट KW से कम होगा, और अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसमें H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻7 के बराबर होगा। ठीक है, तो यही हमारा जो है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन का कंडीशन है। 25 डिग्री सेल्सियस पे गौर कीजिएगा कि अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस मेंशन कर दें तब जो है H प्लस कंसंट्रेशन जो होना चाहिए एसिडिक के लिए 10⁻7 m से ज्यादा, बेसिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻7 m से कम, और न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस कंसंट्रेशन 10⁻7 m के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है।